हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मत्सना जागृत और मैं वेलकम करती हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी साइंस विद मत्सना जागृत में। तो आज हम फिर से एक नया वीडियो लेके आए हैं लाइब्रेरी साइंस के ऊपर। जो भी स्टूडेंट्स लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी KVS या NVS किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी है। आज हम बात करेंगे लाइब्रेरी साइंस के सिलेबस के बारे में। हमारे लाइब्रेरी साइंस में ये 5 यूनिट्स चलती हैं, इनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। जो फर्स्ट यूनिट है वो है फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान की नींव। हम इन वीडियोस के माध्यम से प्रत्येक पुस्तक को इसके सिलेबस वाइज हम पढ़ेंगे। प्रत्येक टॉपिक को, इनके जो टॉपिक हैं, सब टॉपिक्स हैं, इनके सबके वीडियोस आपको मिलेंगे। जो सेकंड बुक है वो है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग, पुस्तकालय वर्गीकरण एवं सूचीकरण। इस पुस्तक के अंतर्गत बताया गया है कि किस प्रकार से पुस्तकालय में पुस्तकों का वर्गीकरण और सूचीकरण किया जाता है। इसके अलग अलग मेथड हैं, किस लाइब्रेरी में कौन सा मेथड अपनाया जाता है, किस लाइब्रेरी में कौन सा मेथड अपनाया जाता है, इस बारे में हम इसमें बात करेंगे। जो थर्ड बुक है वो है हमारी लाइब्रेरी ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, पुस्तकालय संगठन एवं प्रबंधन। इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इसमें पुस्तकालय के संगठन और प्रबंधन, मैनेजमेंट के बारे में बात की जाएगी। हम प्रत्येक बुक को उसके टॉपिक, सब टॉपिक्स के साथ में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। वो स्टूडेंट्स जिनको कोचिंग क्लासेस उपलब्ध नहीं हो पाई हैं, उनके लिए ये वीडियोस बहुत ही यूज़फुल होंगे। जो चौथी बुक है वो है हमारी रेफरेंस एंड इंफॉर्मेशन सर्विस, संदर्भ एवं सूचना सेवा। जो संदर्भ सेवा होती है वो लाइब्रेरीज़ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये बुक काफ़ी इजी और इम्पोर्टेंट है आपके लिए। संदर्भ सेवा वो होती है जो पुस्तकालय अध्यक्ष द्वारा पुस्तकालय में आने वाले पाठकों को दी जाती है। फिर जो फिफ्थ यूनिट हमारी होगी वो होगी बेसिक कंप्यूटर। तो इसमें हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर के बारे में। किस प्रकार के लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर होते हैं, इनके मुख्यालय कहाँ हैं। ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और पेड सॉफ्टवेयर दो होते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिनके लिए हमें कोई भी फीस पे नहीं करनी पड़ती। आइए देखते हैं हम पुस्तकालय विज्ञान का आधार, फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। आज हम इसमें बात करेंगे पुस्तकालय का जो उद्भव है वो किस प्रकार से हुआ है, पुस्तकालय साइंस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, पुस्तकालय में साइंस शब्द कब जोड़ा गया और किस प्रकार से आज हम डिजिटलाइज लाइब्रेरी के युग में जी रहे हैं। भारतीय पुस्तकालय विज्ञान की जो विचारधारा है उसका प्रारंभ सर्वप्रथम हुआ था 19वीं शताब्दी के मध्य व 20वीं के प्रारंभ में। तो इसमें हम देखते हैं पुस्तकालय जो शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग इंग्लिश डिक्शनरी में किया गया था, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में 1374 में। पुस्तकालय की परिभाषा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में दी गई थी और उसके अनुसार जो पुस्तकालय की परिभाषा थी वो थी, पुस्तकालय वह स्थान होता है जहाँ पुस्तकों का संग्रह, पठन पाठन, अनुसंधान व संदर्भ के लिए किया जाता है। इसमें जो मेन बात थी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार जो बताई गई थी, उसमें ये जो मेन बात थी वो थी पुस्तकों का संग्रह, पठन पाठन, अनुसंधान और संदर्भ के लिए किया जाता है। यानी कि पुस्तकालय वह जगह होती है जहाँ पे पुस्तकों का अध्ययन किया जाता है और वहाँ पे उन्हें जो पाठक आते हैं उन्हें संदर्भ सेवा प्रदान की जाती है लाइब्रेरियंस के द्वारा। जो लाइब्रेरी साइंस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था मार्टिन सित्तिंजर में 1808 में किया था, अपनी पुस्तक में किया था। और जो भी मतलब पुस्तकालय की शुरुआत भारत में किस प्रकार से हुई थी, किसके द्वारा की गई थी, इसके बारे में अब हम बात करते हैं।
भारत में जो पुस्तकालय आंदोलन की शुरुआत की गई थी वो बड़ौदा के शासक सियाजीराव गायकवाड़ तृतीय द्वारा की गई थी। और अब हम सियाजीराव गायकवाड़ के बारे में जानते हैं, वो कौन थे। सियाजीराव गायकवाड़ जो थे उनका जो मूल नाम था वो था श्रीमंत गोपाल राव गायकवाड़। उनका जन्म 11 मार्च 1863 को हुआ था तथा उनके शासन का अंतिम जो समय था वो था 6 फरवरी 1939। ये बड़ौदा रियासत के महाराज थे। इन्होंने 1910 में भारत में पुस्तकालय आंदोलन चलाया। अब हम बात करते हैं रंगनाथन के अनुसार पुस्तकालय की क्या परिभाषा थी। जो रंगनाथन हैं, रंगनाथन के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। रंगनाथन का पूरा नाम है SR रंगनाथन, शियाली रामामृत रंगनाथन। रंगनाथन को भारत में पुस्तकालय विज्ञान का जनक माना जाता है। अब यहाँ बात आती है, भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक हैं रंगनाथन, लेकिन विश्व में जो पुस्तकालय के जनक हैं वो है मेलविन ड्यूई। मेलविन ड्यूई कौन थे? उनका जन्म 10 दिसंबर 1851 को हुआ था। उन्हें सन 1883 में कोलंबिया कॉलेज का पुस्तकालय अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और उन्होंने DDC नाम की ड्यूई डेसिमल क्लासिफिकेशन मेथड का जनक थे वो। उन्होंने इसका प्रतिपादन किया था। अब हम बात करते हैं रंगनाथन द्वारा दी गई परिभाषा के बारे में। पुस्तकालय एक सार्वजनिक संस्था है जिसमें पुस्तकों का संग्रह केवल इसलिए किया जाता है कि उसका द्वार उस सर्वसाधारण जनता के लिए खुला रहे कि उन पुस्तकों को पढ़ना चाहते हैं। रंगनाथन द्वारा दी गई परिभाषा अत्यंत सरल है। रंगनाथन ने जो बात बताई है उनकी परिभाषा में जो महत्वपूर्ण बात है वह यही है कि पुस्तकालय वह स्थान होता है जो उन प्रत्येक व्यक्तियों के लिए खुला रहता है जो पुस्तकों का पठन पाठन करना चाहते हैं। पुस्तकों का संग्रह इसलिए किया जाता है कि वो सर्वसाधारण के लिए सरलता से उपयोगी हों और वो उनका यूज़ कर सकें। वर्तमान में जो पुस्तकालयों की परिभाषा में निश्चित रूप से थोड़ा परिवर्तन आया है। अंतर्राष्ट्रीय मानकीय संस्थान इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड ने पुस्तकालयों की परिभाषा देते हुए लिखा है कि किसी भी प्रकार की लिखित मुद्रित पुस्तिकाएं अन्य दृश्य श्रव्य स्रोत जो एक स्थान पर पूर्ण रूप से व्यवस्थित हों तथा उनका प्रयोग किसी भी प्रकार की पाठकों की सूचना, शोध, शिक्षा, रिसर्च एजुकेशन तथा अन्य आनंदप्रदायक उद्देश्यों के लिए किया जाता है, उसे पुस्तकालय कहा जाता है। ये जो परिभाषा है, इस परिभाषा में पुस्तकों तथा पत्रिकाओं के साथ साथ अन्य दृश्य श्रव्य साधनों को भी पुस्तकालय में शामिल किया गया है। इस परिभाषा में हम इस लाइब्रेरीज़ का जो मॉडर्नाइजेशन हुआ है, इनमें जो आधुनिकता आई है, जिनमें दृश्य श्रव्य साधनों को और पत्रिकाओं को, CD को, इन चीज़ों को इसमें शामिल किया गया है। तथा अब हम देखते हैं ALA ग्लॉसरी के अनुसार पुस्तकालय की परिभाषा। पुस्तकालय किसी भी विशेष समूह को भौतिक, ग्रंथात्मक तथा बौद्धिक ज्ञान प्रदान करने के लिए एक व्यवस्थित सामग्री का संग्रह होता है। दोबारा से सुनिए, ALA ग्लॉसरी ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के द्वारा जो परिभाषा दी गई है पुस्तकालय की, वो है पुस्तकालय किसी विशेष समूह को, किसी भी एक पर्टिकुलर जो ग्रुप है, भौतिक फिजिकली, ग्रंथात्मक तथा बौद्धिक ज्ञान प्रदान करने हेतु एक व्यवस्थित सामग्री का संग्रह होता है। अब हम बात करते हैं पियर्स बटलर ने पुस्तकालय की क्या परिभाषा दी। इससे पहले हम जानते हैं ये पियर्स बटलर कौन थे। पियर्स बटलर का जन्म 11 जुलाई 1744 को
अमेरिका में हुआ था। ये अमेरिकी राजनीतिज्ञ थे और इनकी मृत्यु 15 फरवरी 1822 को हुई थी। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, द लेटर्स ऑफ पियर्स बटलर। इनकी पुस्तक का नाम था द लेटर्स ऑफ पियर्स बटलर। तो पियर्स बटलर ने पुस्तकालय की क्या परिभाषा दी? इन्होंने कहा कि सामाजिक संरचना की अनिवार्य इकाई है, जो पुस्तकालय है वह है सामाजिक संरचना की अनिवार्य इकाई, जिसके द्वारा ग्रंथों, चित्रों, ध्वनि जनित सामग्रियों के माध्यम से समाज के संचित अनुभवों को समाज के जिज्ञासु सदस्यों तक संप्रेषित किया जाता है। इनका कहने का मतलब था कि लाइब्रेरी एक ऐसी जगह है, ये उन लोगों के लिए यूज़फुल है जो इन प्राचीन काल की, मतलब जो भी प्रेजेंट में या फिर पास्ट में जो भी ग्रंथ लिखे गए, हमें हर समय की जानकारी लगभग पुस्तकों से प्राप्त होती है। आजकल हम मोबाइल वगैरह, टीवी वगैरह से जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कुछ समय पहले ऐसा नहीं था। लोगों को हस्तलिखित ग्रंथों द्वारा जानकारियाँ प्राप्त होती थी और जो भी जिज्ञासु लोग हैं उनको ये जो सारी चीज़ें सिर्फ पुस्तकालय में ही प्राप्त हो सकती हैं। तो इनका कहने का मतलब था उन जिज्ञासु लोगों के सदस्यों को दी जाती थी, वो उनके लिए बहुत ही उपयोगी होती थी। और अब हम बात करते हैं, ये जो पिक्चर आपको दिखाई जा रही है स्क्रीन पे, ये है चेन्ड लाइब्रेरी जिसे कहा जाता है। इसमें किताबों को चेन से बांधा गया है और इनका उपयोग हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। ये फ़ोटो मैंने आपको इसलिए दिखाई है कि आज हमारे भारत में ही नहीं, संपूर्ण विश्व में जो ओपन एक्सेस प्रणाली चल रही है, ओपन एक्सेस सिस्टम, जिसके द्वारा हम किसी भी पुस्तक को पढ़ सकते हैं और उसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कुछ समय पहले ऐसा नहीं था। ये जो फ़ोटो दिखा रही हूँ ये है SR रंगनाथन, जिनकी वजह से आज हम ओपन एक्सेस प्रणाली के द्वारा पुस्तकालयों का आसानी से उपयोग कर रहे हैं। जैसे कि हम जानते हैं, ये SR रंगनाथन को भारत में पुस्तकालय का जनक कहा जाता है और इन्होंने काफ़ी पुस्तकें लिखी, जिनके द्वारा हम जान सकते हैं कि किस प्रकार से पुस्तकालय का वर्गीकरण और क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो जब ये लंदन गए तो इन्होंने ये WC शेयर्स से मिले, वहाँ पे देखा कि इसी प्रकार से पुस्तकों को बांध के रखा गया था, सबके लिए उपयोग के लिए पुस्तकें नहीं थी। तब वहाँ इन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिससे कि सभी पुस्तकों का उपयोग कर सकें। ये एक बहुत ही मार्मिक घटना थी जो इनके जीवन में घटी। इस सब सिस्टम को देख के इन्हें काफ़ी बुरा लगा और तभी इन्होंने सोचा कि मैं कुछ ऐसा करूं कि ये लाइब्रेरीज़ को सभी के लिए उपयोगी माना जाए। जब ये लंदन गए थे तो इन्होंने इनकी जो तभी इनके मन में विचार आया कि मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे कि इन पुस्तकों को मुक्त किया जा सके। तभी वहीं पे इनके माइंड में ओपन एक्सेस प्रणाली, मुक्त प्रवेश प्रणाली का जो विचार है वो इनके माइंड में आया। तभी वो जो दौर था वो था 1924 से 1944 का। 1924 में रंगनाथन मद्रास विश्वविद्यालय के पुस्तकालय अध्यक्ष चुने गए थे। फिर इसके बाद में 9 वर्ष के प्रशिक्षण के लिए इन्हें इंग्लैंड जाना पड़ा और वहीं पे ये शेयर्स से मिले। तभी इन्होंने इन चेन्ड लाइब्रेरीज़ को देखा, जो चेनों से बंधी हुई किताबें उसमें थी। तभी इन्होंने पुस्तकालय विज्ञान के
5 सूत्रों का प्रतिपादन किया। जब इन्होंने इन 5 सूत्रों को लिखने के बारे में सोचा, फिर 1928 में इनका प्रतिपादन किया तथा 1931 में एक बुक लॉन्च की जिसका नाम था 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। अब हम देखते हैं कि एक मुख्य रूप से एक लाइब्रेरी होती क्या है, पुस्तकालय होता क्या है। पुस्तकालय रंगनाथन के अनुसार क्या होता है? पुस्तकालय एक ऐसी सामाजिक संस्था है जहाँ किताबें सभी पाठकों, पुस्तकालय में किसी भी व्यक्ति को निर्धन या धनी या फिर अत्यधिक ज्ञानवान या फिर कम ज्ञान वाला, ऐसा इनमें भेद नहीं किया जाता। ये सभी के लिए समान होती हैं। निःशुल्क या नगण्य सदस्य शुल्क पर पढ़ने के लिए रखी जाती है, ना कि बिक्री के लिए। यहाँ पे ये एक दुकान के रूप में, एक शॉप के रूप में काम नहीं होता यहाँ पे कि यहाँ पे किताबें हैं, आओ खरीदो और चले जाओ। यहाँ पे कुछ दिन अगर हम घर पे रह के पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ सदस्यता शुल्क देना होता है और आप ले जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आप बैठ के पढ़ सकते हैं, आपका कोई शुल्क नहीं लगता। अब हम बात करेंगे पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों के बारे में। इसमें डिटेल से हम बात करेंगे दूसरे वीडियो में, मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बता रही हूँ। पहला जो नियम है वो है बुक्स आर फॉर यूज़, पुस्तकें उपयोग के लिए हैं। और जो दूसरा नियम है वो है एवरी रीडर हिज और हर बुक, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। जो तीसरा नियम है वो इस प्रकार है, एवरी बुक इट्स रीडर, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। जो चौथा नियम है वो है सेव द टाइम ऑफ रीडर, पाठक का समय बचे। द लाइब्रेरी इज़ ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। जो 5वां नियम है वो कहता है पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। ये जो 5 नियम हैं ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है और इन्हें हमें बहुत ही गौर से पढ़ने की आवश्यकता है। इसमें बहुत ही अलग अलग टाइप से हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि कौन सा पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम बाल्यावस्था से वृद्धावस्था की ओर, बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था की ओर संकेत करता है। इसका मतलब है आगे बढ़ने को, निरंतर विकास के लिए कौन सा सूत्र है जो कारक है, वो है 5वां सूत्र, पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है पुस्तकालय विज्ञान के द्वितीय सूत्र का उपपरिणाम क्या है, तो इसका आंसर होगा सभी के लिए पुस्तकें, मतलब एवरी रीडर हिज हर बुक। तो इसका मतलब क्या है, सभी के लिए पुस्तकें, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। अब हम जानते हैं कि जैसे कि अब हम जानते हैं कि कॉलम क्लासिफिकेशन जो है ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो बुक है, ये रंगनाथन द्वारा लिखी गई है। वो कैसे लिखी गई, उसके पीछे की जो स्टोरी है वो रंगनाथन ने अपनी जीवनी में व्यक्त करी है। ये वही है 5 नियम, बुक्स आर फॉर यूज़, किताबें उपयोग के लिए। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो चीज़ें मैं बोलती हूँ वो मैं राइट करके आपको दिखा नहीं पा रही, तो जो मैं बोल रही हूँ आप उसका नोट्स बनाइए, आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो जो ये इन्होंने कॉलम क्लासिफिकेशन लिखा था उसके पीछे जो स्टोरी है वो मैं आपको बताती हूँ। रंगनाथन जब इंग्लैंड गए हुए थे प्रशिक्षण के लिए, तो उन्होंने एक दुकान पे एक खिलौना देखा
हाँ सॉरी, लंदन में एक खिलौना देखा जिसका नाम था मोकेनो। उन्हें वो उस खिलौने में इस टाइप से होता है कि वो अलग अलग पार्ट्स में बिखरा हुआ होता है, वो पज़ल की तरह होता है। जैसे पज़ल होता है वो, उसको जोड़ जोड़ के हम एक कोई भी शेप उसको दे सकते हैं, उस टाइप से था। तो उन्होंने लंदन में एक शॉप में मोकेनो नाम का एक वो खिलौना। उस खिलौने को देख के रंगनाथन ने सोचा कि जो विश्व में ज्ञान फैला हुआ है उसको एक जगह नहीं किया गया है, उसको एकीकृत किस प्रकार से किया जाए। कोई ऐसा मेथड हो जो बहुत ही इजी हो और उसको यूज़ करना काफ़ी सिंपल हो। इसीलिए उन्होंने कोलन का यूज़ करते हुए द्विबिंदु, जो दो बिंदु होते हैं, मतलब द्विबिंदु वर्गीकरण उन्होंने बनाया 1933 में। उन्होंने 1933 में कोलन क्लासिफिकेशन की रचना की, जो लोकप्रिय वर्गीकरण पद्धति है। सन 1934 में उन्होंने कोलन क्लासिफाइड कैटालॉगिंग कोड की रचना की, जो भी एक वर्गीकृत सूचीकरण पद्धति है। उसी घटना के बाद उन्होंने कोलन क्लासिफिकेशन की रचना की। अब हम बात करते हैं रंगनाथन के जीवन के बारे में। रंगनाथन का नाम हम जानते हैं, ऐसा रंगनाथन है। ऐसा रंगनाथन का जो फुल फॉर्म है वो है शियाली रामामृत रंगनाथन। क्या है? शियाली रामामृत रंगनाथन। इसमें जो शियाली नाम है वो है इनके गांव का नाम है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। और रामामृत जो नाम है ये इनके फादर का नाम है। इनका जो जन्म है, इनकी जो जन्म तिथि है वो 9 अगस्त 1892, परंतु इनकी जो ऑफिशियल बर्थ डेट है वो है 12 अगस्त, और 12 अगस्त को ही पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस मनाया जाता है। इसीलिए जो इनकी ऑफिशियल बर्थ डेट जो मानी जाती है वो मानी जाती है 12 अगस्त 1892। लेकिन इन्होंने अपनी जीवनी में ये लिखा है कि मेरा जो जन्म हुआ था वो 9 अगस्त को हुआ था, इसीलिए इनकी 2 जन्म तिथियाँ मानी जाती हैं। जो इनका जन्म स्थान है शियाली गांव, तमिलनाडु, भारत में है। इनके पिता का नाम था श्री एन रामामृत अय्यर, वो जमींदार थे। इनकी माताजी का नाम था सीता लक्ष्मी। इन्होंने अपने जीवन में 2 विवाह किए। जो पहला इनका विवाह था वो इनके बचपन में ही हो गया था रुक्मिणी से, जिनका नाम था रुक्मिणी। और जो दूसरा विवाह हुआ 1929 में, उनका नाम था शारदा। और इनके एक पुत्र है आर योगेश्वर, जिसका जन्म हुआ था 12 अप्रैल 1932 को। और इनकी जो मृत्यु हुई थी 27 सितंबर 1972 को, 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु बेंगलोर में हुई। और आपको पता है कि ये मृत्यु काल में बेंगलोर में DRTC, जिसकी स्थापना इन्होंने खुद की थी, डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, वहीं पे कार्य करते हुए इनकी मृत्यु हुई।
डीआरटीसी की स्थापना इन्होंने 1962 में की थी। डीआरटीसी है प्रलेखन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, प्रलेखन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डीआरटीसी कहाँ स्थित है या फिर किस सन में इसको स्थापित किया गया। तो डीआरटीसी का फुल फॉर्म है प्रलेखन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र। अब हम बात करते हैं पुस्तकालय शब्द की उत्पत्ति के बारे में। पुस्तकालय शब्द अंग्रेजी भाषा के लाइब्रेरी शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ है प्रकाशक या पुस्तक की दुकान। लेकिन अब हम बात करेंगे अलग अलग लैंग्वेजेस में, जैसे कि लैटिन भाषा में जो लैटिन लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस वर्ड से हुई है और फ्रेंच भाषा के किस वर्ड से हुई है। तो आइए हम बात करते हैं। लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के लाइबर से मानी जाती है। इसका अर्थ है पुस्तक, लाइबर। इसकी मीनिंग है LIBER, लाइबर। ये आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखनी होगी, क्योंकि जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो सिमिलर मीनिंग दे दी जाती है, जिसमें ए या आई या ई इनका भी थोड़ा सा फ़र्क होता है। इसलिए हम इस मीनिंग को अच्छे से ध्यान में हमें रखनी होगी। LIBER, लाइबर, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है पुस्तक या जहाँ पे पुस्तकें रखी जाती हैं। अब फ्रेंच भाषा के किस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। फ्रेंच भाषा का वो शब्द है लिब्रा, LIBRA, लिब्रा। लिब्रा शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ है पुस्तक की दुकान। प्राचीन समय में पुस्तकें संग्रह मात्र के लिए ही थी। उन्हें सिर्फ इकट्ठा किया जाता था और उनका अध्ययन सिर्फ वो लोग करते थे जो काफ़ी ऊंचे तबके के लोग होते थे, काफ़ी प्रशिक्षित लोग होते थे। नॉर्मल लोगों के लिए वो यूज़ करने के लिए नहीं होती थी।
जो पुस्तकालय शब्द है उसको हिंदी में पुस्तकालय कहा जाता है। इसी प्रकार से अलग अलग लैंग्वेजेस में इसे अलग अलग वर्ड में इसे प्रोनाउंस किया जाता है। जैसे जर्मन लैंग्वेज में इसे बोला जाता है बिब्लियोथेक। उसी प्रकार से स्पेनिश में इसे बोला जाता है बिब्लियोथेका। बिब्लियोथेका से बोला जाता है। और फ्रेंच में बोला जाता है बिब्लियोथेक्यू। और इटालियन लैंग्वेज में से बोला जाता है बिब्लियोटेका। तथा रशियन में से बोला जाता है बिब्लियोटेक। अब हम बात करते हैं कि पुस्तकालय कितने प्रकार के होते हैं। पुस्तकालयों के अलग अलग प्रकार हैं, जैसे शैक्षणिक पुस्तकालय। और शैक्षणिक पुस्तकालय में भी अलग अलग टाइप के, जैसे विद्यालय स्तर के पुस्तकालय अलग होते हैं, महाविद्यालय स्तर के पुस्तकालय अलग हैं, तथा विश्वविद्यालय के स्तर के पुस्तकालय अलग होते हैं। ये सभी शैक्षणिक पुस्तकालयों के अंतर्गत आते हैं। इन्हें कहा जाता है एकेडमिक लाइब्रेरीज। तथा जो दूसरा प्रकार है वो है स्पेशल लाइब्रेरी, यानी कि विशिष्ट पुस्तकालय। विशिष्ट पुस्तकालय में जो शोध के कार्य किए जाते हैं वो सभी कार्य इसमें किए जाते हैं। तथा जो थर्ड लाइब्रेरी का टाइप मैं बता रही हूँ वो है जन पुस्तकालय या सार्वजनिक पुस्तकालय या फिर पब्लिक लाइब्रेरी जिसे हम कह सकते हैं। पब्लिक लाइब्रेरी का जो विकास हुआ है या फिर इसका जो जन्म हुआ है ये जनतंत्र के विकास के लिए हुआ है, यानी समाज के सभी व्यक्तियों को समान रूप से इसमें सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। तथा अब हम बात करते हैं कि लाइब्रेरीज हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी हैं। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा होगा शैक्षणिक पुस्तकालय। तो उसमें भी हम बात करेंगे शिक्षा के बारे में। ये किस प्रकार की शिक्षा हमें प्रदान करता है। शिक्षा दो प्रकार की होती है, एक औपचारिक शिक्षा तथा एक अनौपचारिक शिक्षा। तो हम खुद इस पे गौर करेंगे कि औपचारिक शिक्षा क्या होती है और अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है, तथा ये लाइब्रेरीज हमारे शिक्षा में किस प्रकार से हमारा सहयोग करती हैं। देखिए, औपचारिक शिक्षा वो होती है जो हम किसी इंस्टीट्यूट में या फिर किसी भी मतलब कोई भी डिग्री कोर्स वगैरह जिसका हमें सर्टिफिकेट मिलता है कि हाँ आपने ये किया है। औपचारिक शिक्षा वही होती है जो हम स्कूल में जाते हैं, वो हमारी औपचारिक शिक्षा है जिससे हमें कोई ना कोई डिग्रीज मिलती हैं। लेकिन जैसे हमारा परिवार है उससे हमें अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त होती है। बच्चा जहाँ पलता है, बढ़ता है, हर एक एक्टिविटीज़ करना सीखता है। वो जो एक्टिविटीज़ उसकी हैं, उसका जो बोलचाल है, उसके जीवन में जो भी चीज़ें हैं वो उसको अनौपचारिक शिक्षा से मिलती हैं। जो स्कूली ज्ञान है वो होता है औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत। इसीलिए कहा गया है कि जो विद्यालय होते हैं वो
अनौपचारिक शिक्षा के सबसे बड़े केंद्र होते हैं। यहाँ पे हम किसी भी प्रकार का ज्ञान ले सकते हैं। इसीलिए लाइब्रेरीज़ को, पुस्तकालयों को अनौपचारिक शिक्षा का मुख्य केंद्र कहा गया है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हमें इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे आने वाले वीडियोज़ को ज़रूर देखें। अगर आप चाहते हैं कि हम और भी वीडियोज़ बनाएं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। आपको हमारे द्वारा कोर्स का प्रत्येक टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा, बीच में बिल्कुल भी नहीं रोका जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि हाँ 1-2 वीडियोज़ डालें और आगे वीडियोज़ ही बनाना बंद। ये आपके लिए बिल्कुल मुफ्त है, आपका इसमें कोई चार्ज नहीं लग रहा। ये वीडियोज़ सबसे ज़्यादा उनके लिए हेल्पफुल रहेंगे जो बच्चे घर से बाहर कोचिंग के लिए नहीं जा पाते, अफोर्ड नहीं कर पाते, या फिर डिस्टेंस प्रॉब्लम की वजह से वो कोचिंग नहीं कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं जो प्रॉब्लम्स हमें आई वो और स्टूडेंट्स को नहीं आए, इसीलिए हमने ये वीडियोस बनाना स्टार्ट किया है। तो आपकी जीके की तथा कंप्यूटर की और लाइब्रेरी साइंस की लगातार वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, क्लासेस आपकी रेगुलर रहेंगी। थैंक यू, धन्यवाद।